चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो, इस चैप्टर में कल हमने डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट ये एक टॉपिक अच्छी तरह से समझा था। क्या देखा था? डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट मतलब कि हमारे नेचर की जो सनलाइट है ना, जो सनलाइट जैसे ही हम लोग वाइट लाइट कहते हैं, उसका डिस्पर्जन करने से मतलब उस वाइट लाइट को तोड़ने से हमें पता चला कि ये सनलाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी हुई है। देखा था ना, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू जब हमने वो सनलाइट पास की तो हमें पता चला कि सनलाइट 7 कलर्स की बनी हुई है कि नहीं? और उन्हीं 7 कलर्स को अगर फिर से कंबाइन भी करो, फिर से अगर एक साथ जोड़ भी दो तो नेचुरल वाइट लाइट बनेगी। ये एक पॉइंट हमने देखा था ना। आज इस चैप्टर के दूसरे कुछ पॉइंट देखें, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या, ये तो आपने समझा था ना कल, ये तो 10th चैप्टर में भी था, कल भी आपने समझा था कि रिफ्रैक्शन जनरली उसे कहते हैं कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती हो ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती हो तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कहा जाता है ना। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या? आपको पता है एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और उसकी वजह से हमें अलग अलग इंसिडेंट, अलग अलग फिनोमेन जो है वो पता चलते हैं। कुछ एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि आपको पता है कोई गर्मी के सीज़न में आप कोई हाईवे पे जा रहे हो, इवन कोई नॉर्मल रोड पे भी जा रहे हो ना, तो गर्मी में एकदम तेज़ गर्मी हो और रोड पे अगर जा रहे हो दिन के समय धूप में, तो आपको ऐसे लगेगा दूर, उस रोड पे एकदम दूर देखो तो ऐसे लगेगा कि दूर रोड पे ना कुछ पानी पड़ा हुआ है। ये फील किया होगा ना, एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा ना कि दूर रोड पर जो है वो कहीं पर पानी पड़ा हुआ है ऐसा लगेगा, लेकिन पास जाओ तो वहाँ पानी होता ही नहीं है कि नहीं? वहाँ पानी है ही नहीं। फिर थोड़ा दूर जाओ ना, मतलब थोड़ी दूर फिर से देखो ना, तो वहाँ दूर पानी दिखाई देता है, लेकिन अगर उसके पास जाओ तो वहाँ पानी होता ही नहीं है कि नहीं? और इवन सिर्फ पानी ही नहीं, उसके अलावा जो है वो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर रोड में से स्टीम निकल रही है, धुआं निकल रहा है, स्टीम निकल रही है, और उसकी वजह से दूर कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट आता हुआ दिखे ना तो वो फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? फ्लक्चुएट, हिलता हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है वो धुएं के आर पार देखो तो कैसे दिखता है कि धुएं के आर पार वो ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लक्चुएट होता हुआ, हिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही रोड पे भी होता है, कभी खुद एक्सपीरियंस करके देखना कि कोई तेज़ रोड पर जो है वो एकदम गर्मी में तेज़ धूप वाली गर्मी में रोड पर खड़े हुए हो तो दूर दिखाई देगा कि वहाँ पर पानी है। ऐसा खास है ना, रेगिस्तान में होता है। जो रेगिस्तान में जाते हैं वहाँ पे तो इतनी तेज़ गर्मी, तो उन्हें दूर लगता है कि वहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन पास जाओ तो वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। फिर वहाँ से दूर और दूर दिखाई देता है वहाँ पानी है, लेकिन उसके पास जाओ तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो इस सिचुएशन, इस कंडीशन, इस फिनोमियन को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं मिरेज कंडीशन। कि मतलब रेगिस्तान जैसे एरिया में, या तो फिर जो है वो कोई गर्मी के टाइमिंग में हाईवे हो, जो रोड बना हुआ होता है उस पर दूर देखो तो वहाँ पर दिखाई देता है ज़मीन पे पानी है, लेकिन पास जाओ तो कुछ भी नहीं होता। इसे मिरेज कंडीशन कहते हैं। और ये भी किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। कैसे? तो समझो, इसे ध्यान से समझना, ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हम लोग समझें। कि उसमें सपोज कि कोई एक रोड बना हुआ है, ठीक है ना, कोई एक रोड है और उस रोड पर भाई तेज धूप का टाइमिंग है, सपोज बहुत धूप का टाइमिंग है, और तेज धूप की वजह से यहाँ पर जो है वो इतनी गर्मी बनती है कि इस रोड के ऊपर यहाँ जो एयर होती है ना, सपोज रोड के ऊपर यहाँ जो एयर हुई ना, ये एयर दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। कितनी गर्म होती है आप लोगों को पता ही होगा कि कभी गर्मी के टाइमिंग में जो है वो ये बिना चप्पल कोई रोड पे चल के दिखाओ तो पता चल जाएगा ना कि भाई कितनी ठंडी और कितनी गर्मी है। चलता है कि नहीं पता? तो वैसे ही
तेज धूप की वजह से ना यहाँ रोड के ऊपर की जो हवा होती है ना, वो हवा क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। और साइंस का एक रूल है कि जो हॉट एयर होती है ना, हॉट एयर कूल एयर की कंपेयर में ज़्यादा क्या कहते हैं कि भाई लाइट होती है, रेरर होती है। कल हमने डेंसर और रेरर उसके बारे में समझा था ना। कूल एयर या तो कोल्ड एयर कहो, ठंडी हवा जो होती है ना वो ज़्यादा डेंस होती है, और हॉट एयर गर्म हवा जो होती है ना वो रेयर होती है, रेरर होती है। और इसकी वजह से हवा जब भी गर्म होती है ना तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली जाती है। हवा गर्म होती है तो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे तेज धूप की वजह से रोड के यहाँ की हवा बहुत गर्म हो जाती है, तो वो गर्म हवा क्या हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली जाती है, बराबर। और ये गर्म हवा अगर ऊपर चली गई तो यहाँ की हवा उस ऊपर के कंपैरिजन में धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सीधी सी बात है ना, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी ना तो यहाँ पे दूसरी हवा आ जाती है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे रोड है, यहाँ पर हवा गर्म हुई तो ये हवा ऊपर चली गई, तो क्या ये स्पेस खाली हो जाएगा? अगर यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर चली गई तो क्या इतना स्पेस खाली हो जाएगा? नहीं ना, आसपास से दूसरी हवा जल्दी से यहाँ पे आ जाएगी, जो ठंडी हवा होगी वो। तो इसी वजह से इतना एरिया वो हमेशा ठंडा रहता है, थोड़ा सा ठंडा रहता है यहाँ की हवा, और ऊपर की हवा कैसी रहती है, थोड़ी सी गर्म रहती है। और गर्म हवा और ठंडी हवा जैसे मैंने बताया कि भाई वो क्या होता है, तो वो रेरर और डेंसर मीडियम अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर ऊपर होती है गर्म हवा, नीचे होती है ठंडी हवा, जिसकी वजह से समझो दो मीडियम बन जाते हैं। और जैसे हमने रिफ्रैक्शन में समझा था ना कि रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, होता है कि नहीं ऐसा? और यहाँ पर वैसा ही होता है, यहाँ पर वैसा ही होता है कि दूर खड़ा कोई अगर इंसान हो ना, यहाँ पे सपोज अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर कोई खड़ा हुआ है तो सनलाइट जब यहाँ पे आती है ना तो यहाँ पे आते हुए ये गर्म हवा से ठंडी हवा में जाती है, तो मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। ठीक है, मीडियम चेंज हो जाता है इस रिफ्रैक्शन की तरह। ये दिखाई नहीं देता लेकिन नेचुरली होता है कि ये जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और यहाँ से फिर टकरा कर वो उस पर्सन की आंखों में आती है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर फिर वो पर्सन की आंखों में आती है, और इसकी वजह से उस पर्सन को इस जगह पर ऐसे लगता है कि भाई कुछ पानी पड़ा हुआ है। ये किसकी वजह से? तो इस रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर लाइट सीधी होती ना, अगर लाइट सीधी ही आती तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप ठंडी के टाइमिंग में, रात के टाइमिंग में देखो तो वहाँ पर जो है वो लाइट जब सीधी आती है इस रोड के ऊपर और वहाँ से टकरा कर कोई भी पर्सन की आंखों में आएगी। हमें ये पता ही है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब लाइट टकरा के हमारी आंखों में आए तो ही दिखाई देता है, नहीं तो नहीं। सही बात ना? तो यहाँ पर भी ये सनलाइट यहाँ से अगर सीधी टकरा के आ जाती ना तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, जिसे ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बराबर, क्या कहते हैं उसे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर गर्म हवा और ठंडी हवा अलग अलग हो जाती है, तो सनलाइट थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होके, टेढ़ी होके फिर हमारी आंखों में आती है, तो हमें ऐसे दिखाई देता है कि दूर जो है वो रास्ते पर पानी पड़ा हुआ है। और वो भी इतना क्लियर दिखाई देता है कि अगर उसके ऊपर, उस पानी के ऊपर अगर उसके आसपास कोई पेड़ वगैरह हो ना तो उस पेड़ की इमेज भी वहाँ पर दिखाई देती है हमें। कोई पेड़, कोई गाड़ी आ रही हो तो उसकी इमेज दिखाई देती है, या दूर से देखो तो वो गाड़ी अगर कोई आ रही हो ना ऐसे रोड पर, तो ध्यान से देखना, दूर से अगर कोई गाड़ी आए तो वो गाड़ी है ना फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। फ्लक्चुएट मतलब ऐसे हिलती हुई। किसकी वजह से? तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही। तो मतलब एटमॉस्फेयर में भी ऐसा नेचुरल रिफ्रैक्शन होता है ना, बराबर ना, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, हमें इस ऐसी सिचुएशन के थ्रू फील होता है। या दूसरा एक एग्जांपल देना, तो दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें जो है वो स्टार्स वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल करते हुए, मतलब जो है वो क्या कहते हैं भाई, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपने रात के समय में देखा ही होगा ना आसमान में,
ठीक है। अभी के टाइम में, अभी तो ठंडी का टाइमिंग है, आसमान एकदम क्लियर होता है। कभी देखा करो कि रात के समय में जो स्टार्स होते हैं वो आपको जो है वो ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है ना भाई स्टार्स की लाइट जो है वो ऑन ऑफ हो रही है, लगता है कि नहीं? लेकिन क्या एक्चुअल स्टार्स अपनी लाइट ऐसे ऑन ऑफ करते हैं? हाँ, स्टार्स के बारे में हम लोगों ने तो ये सुना है ना कि स्टार्स हमसे कितनी दूर आए हुए हैं, कितनी दूर जो है वो स्टार्स आए हुए हैं, और उनकी लाइट जब यहाँ पर आती है तो हमें ऐसा लगता है उनकी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा थोड़ी होता है। ये स्टार्स तो वो समझो सन की तरह है, सन भी तो हम लोग एक स्टार ही मानते हैं ना, तो सन की लाइट कंटिन्यू आती है ना, तो स्टार की लाइट भी कंटिन्यूस ही आती है, बराबर? स्टार की लाइट भी कंटिन्यूस ही आती है, लेकिन वो हमें ऐसे ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं पता है? इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक सिंपल सा जो है वो उसका भी एक्सपेरिमेंट समझो। मतलब इस तरह से वर्क होता है कि सपोज जैसे ये अर्थ अगर है तो अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है कि नहीं? अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना। हमें भी पता है कि हम यहाँ पे जहाँ खड़े हैं तो यहाँ ज़मीन से लेकर जो है वो ये 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर आया हुआ है ना? कितना? 1600 किलोमीटर्स तक ये एटमॉस्फेयर जो है वो आया हुआ है, बराबर? और ये एटमॉस्फेयर, पूरा एटमॉस्फेयर, ये अर्थ के आसपास के पूरा एटमॉस्फेयर जो यहाँ से 1600 किलोमीटर ऊपर तक है, तो क्या ये पूरा एटमॉस्फेयर एक जैसी एयर से बना हुआ है? मतलब यहाँ ज़मीन से लेकर ऊपर 1600 तक, 1600 किलोमीटर तक, क्या एक जैसी हवा है वहाँ पर? नहीं। यहाँ ज़मीन पे है ना, यहाँ की हवा थोड़ी डेंस है। कैसी है? डेंस है यहाँ की हवा, है कि नहीं? यहाँ पर इतने सारे जो है वो एयर में मटेरियल्स भी आए हुए हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, दूसरे मटेरियल्स जो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे 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 ऊपर जाते जाओ तो वैसे वैसे एयर जो है वो रेयर होती जाती है, बराबर? पतली होती जाती है हवा, ठीक है ना? तो एटमॉस्फेयर में एयर है ना, वो सब जगह पर एक जैसी नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है पता है? कि एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर, हमारे अर्थ से बहुत दूर, जहाँ पर ये स्टार्स आए हुए हो ना, जो स्टार्स आए हुए होते हैं, वो स्टार की लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, इतनी दूर से हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, तो एटमॉस्फेयर में एयर एक जैसी नहीं है। कहीं पर जो है वो बहुत ही रेयर एयर है, मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ी पतली, कहीं पर थोड़ी डेंस एयर है, बराबर? कहीं पर मॉइस्चर ज़्यादा है, कहीं पर दूसरे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से ये स्टार्स जो हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं ना, स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर से अर्थ तक जो पहुँचती है ना, तो वो बहुत बार रिफ्रैक्ट होती है, काफ़ी बार रिफ्रैक्ट होती है। जो हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, उस स्टार की लाइट का बहुत बार रिफ्रैक्शन होता है हमारे अर्थ पे पहुँचते वक्त। मतलब ये स्टार की लाइट जो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, मतलब हमारी आंखों तक पहुंचती है ना, तो वो इतनी बार रिफ्रैक्ट हो जाती है कि हमें स्टार की एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती। मतलब ऐसा कि अगर नॉर्मली जो हम लोगों ने 10th चैप्टर में भी सीखा था कि सपोज़ यहाँ नहीं, एक ऐसे ही एग्जांपल कि भाई स्टार अगर सपोज़ यहाँ पर है तो स्टार की लाइट वो सीधी यहाँ पर आनी चाहिए ना, स्टार की लाइट सीधी यहाँ पर आनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार की लाइट वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होके यहाँ आ जाती है, सीधी नहीं आती। वो स्टार की लाइट रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर आती है, और यहाँ जो पर्सन खड़ा हो ना, तो उसे फिर स्टार अपनी जगह पर नहीं, उसकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं, उस लाइट को अगर हम लोग इस तरफ आगे ले जाए ना, कैसे वो वर्चुअल इमेज हम लोग 10th चैप्टर में बनाते थे, तो अगर हम लोग थोड़ा सा आगे ले जाए ना, तो स्टार हमें ना एक्चुअल यहाँ पे दिखाई देता है, बराबर? रिफ्रैक्शन की वजह से क्या सिचुएशन हो जाती है पता है? कि ये स्टार की लाइट सीधी आनी चाहिए लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, और यहाँ से जो हमें स्टार दिखाई देता है ना, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन नहीं, थोड़ी सी अलग पोजीशन पे। मतलब आप जब भी रात को तारे देखते हो ना, तो वो तारे अपनी असली जगह पे नहीं होते, थोड़े से अलग जगह पे होते हैं। और ये रिफ्रैक्शन हर सेकंड में 100 बार हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी एयर है, क्या वो एयर एक ही जगह पे रुकी हुई है? एक ही जगह पे रुकी हुई एयर है? नहीं ना, एयर तो हमेशा चलती ही रहती है ना, बराबर ना?
और इसकी वजह से हवा तो हमेशा चलती रहती है, इसकी वजह से जो है वो ये रिफ्रैक्शन हमेशा होता रहता है। कहते हैं एक ही सेकंड में न जाने कितनी बार रिफ्रैक्शन होता रहता है, और इसी वजह से ये स्टार है ना, एक्चुअल स्टार यहाँ पे है, लेकिन एक ही सेकंड में इतनी बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है कि हमें स्टार की पोजीशन एक सेकंड के अंदर ही कभी यहाँ दिखाई देती है, कभी यहाँ दिखाई देती है, कभी यहाँ दिखाई देती है। मतलब स्टार अपनी एक्चुअल प्लेस पर नहीं, आसपास दिखाई देता है, और वो इतनी स्पीड में होता है कि हमें ऐसे लगता है कि स्टार ऑन ऑफ हो रहे हैं। बराबर, मतलब ऐसे होता है कि स्टार की लाइट पहले हमारी आंखों में आ रही है, वो उस जगह पे एक सेकंड के अंदर ही भाई वो लाइट यहाँ से बंद होके यहाँ पे हो गई, यहाँ से बंद होके यहाँ पे हो गई। मतलब हमारी आंखों में वो लाइट इस तरह से आती है कि जिससे स्टार अपनी जैसे प्लेस बदल रहा हो, और इतनी पास में होता है तो प्लेस नहीं समझ पड़ती, हमें समझ पड़ती है कि भाई वो लाइट ऑन ऑफ हो रही है। बराबर, और इसी वजह से ये स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं करते, एक्चुअली वो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, हमें सिर्फ दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हुए। वो किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बराबर, हम लोग ऐसा कहें ना कि ये आंखों का धोखा है खाली, सही बात है ना, कि हमें लगता है कि भाई तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो होता ही नहीं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या, ये ध्यान आया ना? बराबर ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब नेचर में नेचुरली लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो ऐसी सब सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरी एक सिचुएशन की अगर बात करें ना, तो आप लोगों ने शायद ऐसा फील किया हो, देखा हो, आप लोगों ने ऑफकोर्स देखा होगा। एक दूसरी सिचुएशन बता रहा हूँ इसी की ही, कि भाई सनराइज़ और सनसेट के वक्त, सनराइज़ एंड सनसेट के वक्त आप लोग अगर कोई ऐसी प्लेस पर हो ना जहाँ पे सनराइज़ एंड सनसेट देखा हो, आई थिंक सनसेट देखा होगा, नहीं वो सी बीच पर जाते हो आप लोग, ठीक है, तो आप जनरली अभी का टाइम, दिन के टाइमिंग में, दिन का 12-1 बजे हो अगर, है ना, 12-1-2 बजे का टाइम हो दिन का, और ऊपर जब सन एकदम ऊपर हमारे ऊपर खड़ा है सन, ठीक है, तब उस वक्त जो है वो आप सन को देखो, देख पाते हो? नहीं ना, कितनी तेज़ लाइट हमारी आंखों में आती है कि नहीं? हम सन को ऐसे देख ही नहीं पाते नॉर्मल आइज से। लेकिन जब सन सेट होने वाला होता है ना, सन सेट हो रहा होता है, तब उस वक्त आखिरी के जो टाइमिंग होते हैं ना, आखिरी के कुछ 5-10 मिनट, तो वो 5-10 मिनट आप सन को बहुत क्लियरली देख पाते हो, बहुत ही क्लियरली देख पाते हो कि नहीं? आप सी बीच पे गए होगे, तब उस वक्त जब वो सन सेट हो रहा होता है, उस वक्त आपने देखा होगा कि हाँ भाई सन जो है वो कितना क्लियर ऑरेंज कलर का दिखाई देता है कि नहीं? तब उस वक्त आंखों में न जोर लगता है, न सन की लाइट तेज आंखों में आती है। तो ऐसा क्यों? उस वक्त क्या सन का पावर चला जाता है? हाँ, उसका पावर चला जाता है कि हम नॉर्मल उसे देख पाते हैं? ऐसा दिन के समय ऐसे सन को देखो, देख ही नहीं पाते, सन सेट के टाइमिंग में तो उसको क्लियरली देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है? और ऐसा सनसेट नहीं, सनराइज़ के टाइमिंग में भी कभी सुबह बहुत जल्दी उठकर देखा करो, जब सनराइज़ होती है, तब उस वक्त जब सनराइज़ हो ना, तो कुछ देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आप उसे क्लियरली देख पाते हो नॉर्मल आइज से, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद 15-20 मिनट हो जाए तो उसके बाद जो है वो सन की लाइट इतनी तेज़ आ जाती है, फिर नहीं देख पाते। तो ये किसकी वजह से पता है? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों ऐसा पता है? क्यों ऐसा? तो जनरली ऐसा होता है कि यहाँ अर्थ पे, ध्यान से सुनना, यहाँ अर्थ पे हम लोग सपोज़ अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और दूर जो है इस हॉराइज़न पे, इस अर्थ के बिल्कुल सामने ही हम लोग कहते हैं ना कि ये हॉराइज़न है, कि जहाँ पे सनसेट या सनराइज़ होता है वो हॉराइज़न हम लोग कहते हैं। कि इस हॉराइज़न के ऊपर जब ये सन होता है, बराबर, हॉराइज़न के ऊपर जब ये सन होता है तब उसकी लाइट बहुत तेज़ होती है, लेकिन सनसेट के वक्त ये सन है ना, वो हॉराइज़न के नीचे आ जाता है, जब हॉराइज़न के नीचे आ जाता है जब, तब उस वक्त रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन की एक इमेज वो ऊपर की तरफ फिर से बन जाती है। क्या हो जाता है? सन की एक इमेज ऊपर की तरफ, इस हॉराइज़न से ऊपर वो फिर से बन जाती है, और हम लोग जो वो देखते हैं ना नॉर्मल आइज से, वो सन नहीं होता, वो सन की खाली इमेज होती है।
मतलब क्या पता है कि आप लोग जब सनसेट देखने जाते हो, बराबर, तो सन है ना ऑलरेडी सेट हो चुका है, ऑलरेडी हॉराइजन के नीचे चला गया है, लेकिन नीचे जाने के बाद एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से वो सन की इमेज वो ऊपर दिखाई देती है। तो आप जो नॉर्मल आंखों से देखते हो ना, तो वो सन की खाली इमेज होती है जिसे हम क्लियरली देख पाते हैं। एक्चुअल सन तो डूब गया, वो तो सेट हो गया। हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, तो सिर्फ उसकी इमेज दिखाई देती है। ये भी किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। मतलब ये भी देखो, ये भी आंखों का धोखा हुआ ना, कि आज तक जो हम लोग सन को देखकर खुश होते थे ना कि इतना अच्छा जो है वो ये सूरज दादा दिखाई दे रहे हैं हमें, हाँ, शाम के समय सनसेट इतने अच्छे सूरज दादा दिखाई देते हैं, या सनराइज में देखते हो तो एक्चुअली वो रियल सन होता ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, वो सन की सिर्फ इमेज होती है। रियल सन वो तो सेट हो चुका, उसे हम लोग क्लियर आंखों से नहीं देख पाते, बराबर, उसकी सिर्फ इमेज ऊपर फिर से बन जाती है और हम लोग वो देखते हैं सिर्फ। सनराइज़ के वक्त भी ऐसा ही होता है। जब सनराइज़ हो रहा हो ना, तो सनराइज़ के वक्त अभी सन धीरे 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 ऊपर आ रहा है, अभी सन यहीं पर ही है, हॉराइजन पर नहीं आया है, लेकिन उसकी इमेज पहले आ जाती है। एक्चुअल सन नहीं आया, लेकिन उसकी इमेज पहले आ जाती है। और हम लोग जो नॉर्मल आंखों से सुबह देखते हैं ना, वो सन की इमेज होती है। फिर 10-15 मिनट में वो एक्चुअल सन भी स्पीडीली ऊपर आ जाता है। वो कब आ जाता है, उसका डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता, बराबर। जब आप पर्टिकुलर साइंस के बारे में और इन क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिक इन सिचुएशंस के बारे में पढ़ोगे ना, तो ये क्लियरली पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ। बाकी हमें ये डिफरेंस नहीं ध्यान होता कि भाई सन राइज अभी यहाँ तक ही हुआ है, वो तो समझो अर्थ के हॉराइजन के नीचे ही है, लेकिन उसकी इमेज ऊपर आ जाती है, तो हम लोग पहले उस इमेज को देख लेते हैं क्लियरली नॉर्मल आंखों से। 10-15 मिनट में एक्चुअल सन भी ऊपर आ जाता है, इमेज तो हट गई, एक्चुअल सन वहाँ पे आ जाता है, तो हम वो सन फिर नॉर्मल आंखों से देख पाते नहीं है, फिर वो लाइट हमारी आंखों में चुभती है। तो है कि नहीं, ये भी किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इस रिफ्रैक्शन की वजह से ही ऊपर की तरफ एक इमेज बन जाती है। समझ आ रही है बात। तो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उससे कितनी सारी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, हमें पता ही नहीं चलता। आप लोग खाली नॉर्मल लाइट का रिफ्रैक्शन देखते हो, जो टॉर्च लाइट, लेज़र लाइट का रिफ्रैक्शन, लेकिन सनलाइट इतनी बड़ी लाइट है तो उसका भी तो रिफ्रैक्शन होता होगा ना। उस सनलाइट के रिफ्रैक्शन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। आ रही है बात समझ में। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद दूसरा एक छोटा पॉइंट देखें, जो पॉइंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या पॉइंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब क्या, तो स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना। क्या कहते हैं, लाइट का फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट के बारे में एक नेचर आपको पता है, एक नेचर ध्यान है आपको, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही पास होती है कि नहीं। कि कहीं से भी जब लाइट निकलती हो, लाइट का सोर्स कोई भी हो, भले एक बल्ब हो, एक ट्यूबलाइट हो, कि सनलाइट हो, कि कुछ भी हो, लाइट का जो भी सोर्स हो, लाइट का पाथ कैसा बनता है, लाइट का रास्ता कैसा बनता है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी लाइन बनती है ना। लाइट कभी टेढ़ी मेढ़ी आती है कहीं से, सन की लाइट ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आती हो, नहीं ना। हाँ, वो बात अलग है कि चलो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट बेंड होती है, वो अलग बात, लेकिन जो एक्चुअल लाइट आती है वो तो सीधी ही आती है ना। तो लाइट जब हमेशा सीधी आती है, तब आप घर पे जब कोई ट्यूबलाइट जलाते हो, ध्यान से सुनना है, ये एक पॉइंट क्वेश्चन सुनना, कि घर पे सपोज दीवार पे यहाँ ट्यूबलाइट लगी हुई है, जैसे मैंने ये पेन रखी, सपोज यहाँ आपके घर पे दीवार पे ट्यूबलाइट है ना, तो ट्यूबलाइट जब ऑन करते वक्त, तो इस ट्यूबलाइट की लाइट तो सीधी जानी चाहिए ना, क्योंकि लाइट का रास्ता तो हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पे आपने ट्यूबलाइट जलाई तो इसकी लाइट सीधी जानी चाहिए सामने वाली दीवार पे। तो ट्यूबलाइट जलाते वक्त पूरे रूम में लाइट क्यों फैल जाती है, लाइट तो सीधी जाती है ना, तो पूरे रूम में क्यों फैल गई लाइट। कभी सोचा है ऐसा, कि कभी बल्ब यहाँ पे लगा हुआ हो, घर पे बल्ब लगा हुआ होगा ना, तो बल्ब जब आप ऑन करते हो तो बल्ब की लाइट भी तो सीधी जाती है। तो ये बल्ब यहाँ पे ऑन किया तो इसकी लाइट भी तो सीधी जानी चाहिए, जैसे वो लेज़र लाइट नहीं जाती, बराबर, तो इसकी लाइट भी सीधी ही जानी चाहिए।
तो जब बल्ब ऑन करते हैं तो पूरे रूम में लाइट फैल जाती है, ऐसा क्यों? तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैलना। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में छोटे छोटे इतने सारे इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो इस लाइट को स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को फैलाते हैं। ये पार्टिकल्स जितने ज़्यादा, लाइट उतनी ज़्यादा फैलती है। ये पार्टिकल्स जिस जगह पर जितने कम, वहाँ लाइट कम फैलती है। बराबर? ये लाइट कौन फैलाता है, स्कैटर कौन करता है? तो छोटे छोटे पार्टिकल्स। कोई एक रूम में या कोई भी जगह पर एटमॉस्फेयर में, सपोज ये एटमॉस्फेयर, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे आए हुए हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आसपास हवा में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, दिखाई थोड़ी देते हैं पार्टिकल्स वहाँ पर। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स पे जब भी कोई लाइट आती है ना, भले फिर वो सनलाइट हो, ट्यूबलाइट हो, टॉर्च की लाइट हो या कोई भी लाइट हो, वो लाइट जब इन पार्टिकल्स पे पहुंचती है तो हर एक पार्टिकल पे वो लाइट टकरा के दूसरी जगह पे जाती है, मतलब कि रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्रैक्ट नहीं है, रिफ्लेक्ट, लाइट का टकरा के चले जाना। दूसरे पार्टिकल से भी लाइट टकरा के जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। हर एक पार्टिकल से लाइट टकरा के क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट हर जगह फैल जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से? तो एटमॉस्फेयर में आए हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से। तभी तो जब हम ट्यूबलाइट ऑन करते हैं ना, जैसे ही घर में ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो ऑन करते ही वो लाइट इतनी तेज़ी से पूरे रूम में फैल जाती है। पूरे रूम में है कि नहीं डस्ट पार्टिकल्स? तो इतनी तेज़ी से ये पूरे रूम में फैल जाती है और इसकी वजह से जो है वो पूरे रूम में लाइट भर जाती है। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, साइंटिस्ट ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एक रूम बनाया, 4 दीवार बनाई उन्होंने। उस रूम में से उन्होंने पूरी हवा निकाल दी, एयर निकाल दी, हाँ, सक्शन करके पूरी एयर जो है वो निकाल दी गई। मतलब न वहाँ पे एयर है, न डस्ट पार्टिकल्स हैं, न कुछ भी है। और फिर उस रूम में जो है वो लाइट ऑन की गई। जब एयर ही नहीं और फिर लाइट ऑन की गई ना, तो लाइट पूरे रूम में फैली ही नहीं, पूरे रूम में लाइट आई नहीं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्यूबलाइट ऑन की गई और वो लाइट सिर्फ सीधी गई, क्योंकि लाइट का पाथ तो हमेशा स्ट्रेट ही होता है। बराबर? तो इससे पता चला कि ये लाइट जो स्कैटर होती है ना, वो किसकी वजह से? इन डस्ट पार्टिकल्स, एयर में आए हुए पार्टिकल्स की वजह से। अगर ये पार्टिकल्स ना होते तो लाइट इतनी फैलती ही नहीं। बराबर? और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से भी बहुत सारे फिनोमियन क्रिएट होते हैं, बहुत सारे फिनोमियन, बहुत सारी सिचुएशन। जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये हुआ ना, वैसे ही ये एक सिचुएशन, आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी है वो क्वेश्चन, कि आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा जो स्काई है वो स्काई सिर्फ ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है? ब्लू स्काई ही क्यों दिखाई देता है, उसमें दूसरा कोई कलर क्यों नहीं? क्यों नहीं ऐसा कि वो भी स्काई सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का दिखाई देता है? वो किसकी वजह से पता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। आपने कल समझा था ना कि हमारी सनलाइट कितने कलर्स की बनी हुई है? कितने कलर्स की बनी हुई है? 7 कलर्स की। कौन से 7 कलर्स? तो हम लोग विबग्योर उसे कहते थे। समझा था कि नहीं कल? कौन से नाम? विबग्योर। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 बेसिक कलर्स, और इन 7 बेसिक कलर्स में से भी 3 मेन कलर्स आते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ये 3 मेन कलर्स। अगर आप लोगों ने ड्राइंग अच्छी तरह से पढ़ी हो, हाँ, सिर्फ ड्रॉ करना नहीं, लेकिन उसकी अगर थियरी भी अच्छी तरह से समझी हो, तो नेचर के 3 बेसिक कलर्स कहलाते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB ऐसे कहते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर इन तीनों कलर्स की बात करें ना, बराबर, तो कल हमने इन कलर्स की वेलोसिटी, स्पीड भी समझी थी। मैंने आपको बताया था कि सन की लाइट जब सीधी आती है ना, तो इसमें ये सातों कलर एक ही स्पीड में आते हैं। क्या होता है? एक ही स्पीड में हमारी आंखों तक आते हैं, तो इसकी वजह से हमें नॉर्मल वाइट लाइट दिखाई देती है।
लेकिन कोई दूसरे मीडियम में या कोई चीज़ से टकराने पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। तो जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से, सॉरी, ऊपर स्पेस से, सन जो है वो हमसे कितनी दूर आया हुआ है ना, स्पेस में इतनी दूर आया हुआ है सन, तो वो सन की लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है ना, तब वो उस वक्त इन सब की स्पीड थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। और उनमें से मेनली अगर देखो ना, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो उनमें ब्लू की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? ब्लू की स्पीड। बराबर, ध्यान से सुनना। या इन सातों कलर में भी देखो ना, तो ब्लू कलर की स्पीड ज़्यादा है। और इस ब्लू कलर की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जब सनलाइट हमारे अर्थ पे आती है ना, तो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स की वजह से सबसे पहले ब्लू लाइट यहाँ पे पहुँचती है, और वो ब्लू लाइट सबसे पहले फैल जाती है। स्पीड उसकी ज़्यादा है ब्लू कलर की, तो वो आएगा भी जल्दी। ब्लू कलर की लाइट जल्दी आ जाती है और इस पार्टिकल्स की वजह से जल्दी जल्दी फैल जाती है, बराबर ना। और इतनी जल्दी फैलने की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में या पूरे स्काई में सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर ही दिखाई देता है, पूरे स्काई में। हाँ, तो इमेजिन करो कितनी जल्दी से वो लाइट फैलती होगी, जो हमें तो यहाँ पे पता भी नहीं चलता कि ऊपर हो गया ऐसा कुछ। रात में जो है वो एकदम अंधेरा, सुबह होते ही एकदम से जो है वो ये स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि सनलाइट में से ब्लू कलर की लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इसीलिए। लेकिन सुबह और शाम का टाइमिंग होता है ना, तो सुबह और शाम के टाइमिंग में जो आप लोगों ने हॉराइजन देखा हो, या तो फिर जो है वो हमारे अर्थ का कॉर्नर देखा हो जहाँ पे सन सेट या सन राइज होता है सुबह या शाम के टाइमिंग में, तब उस वक्त है ना आसपास का पूरा एरिया रेडिश कलर का हो जाता है, स्काई एकदम रेडिश कलर का हो जाता है। होता है कि नहीं? ऑरेंज या रेड कलर का आपको दिखाई देता है कि नहीं? क्योंकि उस वक्त जब सन सेट हो रहा होता है ना, या सनराइज हो रहा होता है, तब उस वक्त सन है ना अर्थ के बहुत पास में होता है, और पास में होने की वजह से, डिस्टेंस की वजह से रेड कलर ज़्यादा फैल जाता है उस वक्त। सुबह और शाम में कौन सा कलर ज़्यादा फैलता है? रेड। ब्लू भी होता है, ऊपर तो बीच में आसमान ब्लू कलर का ही दिखाई देगा, लेकिन अर्थ की बॉर्डर जैसे रेड कलर की दिखाई देती है कि नहीं? क्योंकि रेड कलर उस वक्त ज़्यादा फैल जाता है, रेड कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, इसी वजह से सुबह और शाम के समय हमें ये स्काई वो कैसा दिखाई देता है? रेडिश टाइप। ठीक है। और बाकी के टाइम में, तो बाकी के टाइम में जो है वो ये स्काई वो टोटली ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त से ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। समझ आ रहा है ना? ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ध्यान आ रही है ना, ये नेचर के बारे में। और ऐसे अगर आप लोग देखो ना, तो कभी आपने वो फील किया होगा, दूसरा एक आखिरी एग्जांपल देखें, कभी आपने वो फील किया होगा कि कोई बारिश का मौसम होता है ना, या तो कोई फॉगी एटमॉस्फेयर हो, बहुत फॉग, बहुत धुंध भरी हुई है, तब उस वक्त कोई बाइक या कार अगर आप कोई रोड पे चलाते जा रहे हो ना, एकदम फॉग, धुंध जैसा एटमॉस्फेयर या बारिश जैसा एटमॉस्फेयर है, और गाड़ी, कार, बाइक, कुछ भी आप जब रोड पे चलाते हुए जा रहे हो, तो उस गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना, उस हेडलाइट को कभी नोटिस किया करो कि वो लाइट दूर तक जो है वो फैलती हुई दिखाई देती है। आप जनरली ऐसे कभी गाड़ी चलाओ तो वो लाइट इतनी क्लियरली नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब जो है वो ऐसे फॉगी एटमॉस्फेयर में देखो ना, उस वक्त गाड़ी चलाओगे ना, तब उस वक्त वो गाड़ी की हेडलाइट पूरी दूर तक दिखाई देती है, ऐसे पर्टिकुलर रास्ता ही दिखाई देता है आपको। कभी नोटिस करना कि गाड़ी की जो हेडलाइट होगी वो लाइट ऐसे फैलती हुई दिखाई देती है दूर तक। देखा है कभी ऐसा? देखा है ना? ये भी किसकी वजह से? तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि वो जो लाइट होती है ना, वो लाइट उस फॉगी एटमॉस्फेयर की वजह से, वहाँ पर फॉग ज़्यादा होती है या बारिश के समय ज़्यादा होता है, तब उस वक्त है ना ऐसे पार्टिकल्स, एयर में पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, उस वक्त एयर बहुत डेंस होती है, और इसकी वजह से डेंस एयर में ये स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। नॉर्मल रास्ते पर आप गाड़ी चलाओ तो ऐसी स्कैटरिंग, ऐसा पाथ नहीं दिखाई देगा क्लियर, लेकिन फॉगी एटमॉस्फेयर में अगर दिखाओ ना तो वो दिखाई देता है कि नहीं? कभी आपने वो भी देखा होगा ना कि भाई घर में जो है, आप कभी कोई साफ़ सफाई कर रहे हो और घर में पता है कोई खिड़की से अगर एक सनलाइट अंदर आती हो ना आपके रूम में,
तब वो साफ़ सफाई करते वक्त जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं तो वो सन की लाइट एकदम क्लियरली आपको दिखाई देती है। वो सनलाइट में वो डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं और सन की लाइट भी क्लियरली दिखाई देती है। घर में देखा होगा ना ऐसा, एकदम बंद कमरा हो और उस कमरे में खाली एक छोटी सी जो है वो खिड़की हो वहाँ पर, और वहाँ से अगर सनलाइट आती हो ना तो वो सनलाइट का पूरा एक पाथ दिखाई देता है वहाँ पर, है कि नहीं। ये भी किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। इस इफेक्ट को है ना टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। आप लोगों को पहले 9th स्टैंडर्ड में भी आता था टिंडल इफेक्ट, कि लाइट का, भले फिर वो गाड़ी की हेडलाइट हो या रूम में आने वाली वो सनलाइट हो, तो इस लाइट का फैलना उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। समझ आ रही है बात। तो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट के स्कैटरिंग की वजह से कैसी कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है वो ध्यान आ रहा है ना, बराबर। तो ये जैसे आज हमने ये टॉपिक्स देखे ना, अब ऐसे ही इनमें दूसरे टॉपिक्स, आगे के दूसरे पॉइंट्स वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।